हेलो बच्चों आजकल हम चैप्टर 3 सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारता ये चैप्टर कर रहे हैं। हम महाभारत के नज़रिए से उस समय के समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी तक इस चैप्टर में वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे समाज में ब्राह्मण्स ने समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया था, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हमने उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था कि उन्हें क्या क्या कार्य करने पड़ रहे थे। आज हम इस चैप्टर में उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस वर्णा सिस्टम में नहीं आ रहे थे, और साथ ही हम समाज में लेडीज़ की क्या सिचुएशन थी, उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा था, कोई शेयर था कि नहीं था, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण, सोशल डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। देखो बेटा, ब्राह्मण्स ने जो था समाज को वर्णा सिस्टम में डिवाइड कर दिया था, उनके कार्य भी निश्चित कर दिए थे, परंतु कुछ कार्य ऐसे थे जो कि इस वर्णा सिस्टम में नहीं आ रहे थे। जैसे आपने निषाद के बारे में सुना होगा। निषाद कौन होते हैं? निषाद होते हैं शिकारी, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं, जो कि जंगल के फल फ्रूट खाकर अपनी लाइफ जो है वो लीड करते हैं, जो कि अनसिविलाइज्ड होते हैं, क्रूअल होते हैं, जंगली होते हैं। इनको हम निषाद कहते हैं। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, यानी वो वर्णा सिस्टम में आने से रह गए। इसके अलावा आपने ज्वेलर्स के बारे में भी सुना होगा। सुनार, जिन्हें उस टाइम स्वर्णकार कहा जाता था, इनका भी किसी कैटेगरी में जिक्र नहीं आ रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे समुदाय थे जो कि वर्णा सिस्टम में नहीं आ रहे थे। तो ऐसों को अब कहाँ रखा जाए, किस कैटेगरी में रखा जाए? तो ऐसे समुदायों को, ऐसे ग्रुप्स को जो था जातियों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। वर्ण की तरह जो जाति था वो भी जन्म पर आधारित थी, परंतु वर्णों की संख्या जहाँ 4 थी, वहाँ जातियों की संख्या फिक्स नहीं थी, और धीरे धीरे इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और ये सैकड़ों में आ गई। ऐसे सभी नए समुदाय जो कि 4 वर्ण व्यवस्था में नहीं आ रहे थे, उन सबको जातियों में डिवाइड कर दिया गया। एक ही जाति के जो लोग थे वो एक जैसा ही ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय करते थे। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उन्मुक्त समुदायों की समाज में क्या स्थिति थी। What was the position of those people whose social practices were not influenced by the Brahmanical ideas? हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन कॉन्टिनेंट है, ये डाइवर्सिटी से भरा हुआ था। उस टाइम भी भरा हुआ था और आज भी था, यानी यहाँ डिफरेंट कास्ट, रिचुअल्स, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे, और संस्कृत लिटरेचर में ऐसे लोगों को जो था ऑड कहा गया था, अनसिविलाइज्ड कहा गया था, बीस्टली पीपल यानी क्रूअल पीपल, जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा कहा गया था। हम जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग जो कि हंटिंग कर कर या फिर गैदरिंग करके यानी फल फूल इकट्ठा करके अपनी लाइफ लीड किया करते थे। इसी तरीके से यायावर, ये भी एक पशुपालक थे, नोमैडिक पीपल थे, जो कि खाना बदोश जीवन बिताते थे, यानी जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे थे। इसके अलावा वो लोग जो संस्कृत नहीं बोलते थे, यानी ऐसे लोग जो कि उस टाइम ना हमारे देश में संस्कृत सभी बोलना जानते थे। हमारे देश में जैसे आज हिंदी बोलते हैं, उस टाइम संस्कृत बोली जाती थी।
तो जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे उनको असंस्कृतवादी लोग कहते हैं। ये लोग बाहर से आए थे, यानी इंडिया से बाहर से आए थे। तो इन लोगों को उस टाइम ना मलेच्छ कहा जाता था। अब ये किस कैटेगरी में आए, क्योंकि ये तो भारत के थे ही नहीं, इंडिया के तो थे ही नहीं। तो फिर इनको भी जो था उन्मुक्त समुदाय में जो था वो डिवाइड कर दिया गया, यानी ऐसे ग्रुप जो कि वर्णा सिस्टम के अंतर्गत जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो इनको जो था हम उन्मुक्त समुदाय के लोग जो है वो कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि 4 वर्णों से जो था इसके बाद हम देखेंगे कि 4 वर्णों से परे अधीनता, यानी इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने 2 कैटेगरीज बना ली, इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन्होंने सोसाइटी से ब्राह्मण्स ने बाहर निकाल रखा था। इन लोगों को अनटचेबल लोग जो था यानी अस्पृश्य घोषित किया गया था। ब्राह्मण ये मानते थे कि कुछ कार्य जो हैं वो पवित्र होते हैं और कुछ कार्य जो हैं वो गंदे होते हैं, दूषित होते हैं, गंदे होते हैं। अब उन्होंने अच्छे कार्य यानी पवित्र कार्य कौन से कहे? पवित्र कार्य थे जैसे कि यज्ञ करना, हवन करना, अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना, स्टडी करना। और गंदे कार्य क्या थे, दूषित कार्य क्या थे? चमड़े से संबंधित, जैसे चमड़े की चीज़ें बनाना। उस टाइम चमड़ा जानवरों के खाल से बनाया जाता था। शवों को उठाना, यानी जो लोग मर जाते थे उनकी डेड बॉडीज़ को उठाना, उनका क्रिमिनेशन करना, संस्कार करना। तो ये चंडाल जो थे ये वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी पर इनको रखा गया था। ब्राह्मण्स जो थे इन चंडालों को छूना तो दूर, इनको देखना भी जो था वो सही नहीं समझते थे। अब ये चंडालों के कर्तव्य क्या थे, यानी इनकी ड्यूटीज़ क्या थी, ये अपनी लाइफ कैसे लीड करते थे। तो हमें ना मनुस्मृति उस टाइम के जो ब्राह्मटिकल जो हमारे को बुक्स मिली हैं, जैसे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र हैं, मनुस्मृति हैं, जिसमें उस टाइम की सोसाइटी में के लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखे गए थे। तो उसमें चंडालों के लिए भी ड्यूटीज़ लिखी गई थी, उनके रूल्स बना दिए गए थे। जैसे उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, वो फेंके हुए बर्तन, यानी जो लोग अपने बर्तनों को फेंक देते थे, यूज़ नहीं करते थे, उन बर्तनों का वो यूज़ करते थे। मरे हुए लोगों के ये कपड़े पहनते थे और लोहे के जो थे ये गहने आभूषण पहनते थे। रात में ये लोग जो थे गाँव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। इन्हें मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था, यानी जिनका कोई भी रिलेटिव नहीं है और कोई मर गया है तो उसका ये क्रिमिनेशन किया करते थे। इसके अलावा इन्हें जल्लाद के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। जल्लाद समझते हो ना, जो लोगों को फांसी देते हैं, तो क्रिमिनल्स को फांसी देते हैं, तो उनका भी इन्हें काम करना पड़ता था। तो उस टाइम हमारे देश में ना चीनी यात्री आए थे, तो उन्होंने बुक्स लिखी थी, तो उन बुक्स में भी इन चंडालों के बारे में बताया है। जैसे कि चीनी बौद्ध यात्री फाशियन आए थे, इनको हम वायान भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो चंडाल लोग थे वो सड़कों पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था। करताल का मतलब ताड़ियाँ बजानी पड़ती थी, ताकि लोग इन्हें देखने से के दोष से बच सकें। इसके अलावा चीनी यात्री हुनसांग ने लिखा है कि ये जो जल्लाद होते थे या जो सफाई करने वाले लोग होते थे, इनको नगरों से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, राइट ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार। उस टाइम जो था संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है लैंगिक आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, और दूसरा है वर्ण के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर।
तो बेटा उस टाइम जो है हम जैसे कि बुक का आपको नाम ही पता है कि हम महाभारत के माध्यम से हम सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम महाभारत में देखते हैं कि इसमें मेन जो इसका टॉपिक है, महाभारत का जो कंटेंट है वो है कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई होना। जो पांडव थे वो 5 भाई थे और जो कौरव थे वो 100 भाई थे। हमने ये देखा था कि कौरवों ने के जो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, उसने जो था धोखे से जो था पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको जो था पासे के खेल में हरा दिया था। पासा मतलब जैसे कि उसमें उन्होंने उनको हरा दिया था। तो पासे फेंकते गए थे युधिष्ठिर और अपना सब कुछ वो दाव पर लगाते गए। जैसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो जितना भी वो अपने गहने वहने थे या राज्य था उसको उन्होंने दाव पर लगा दिया, उसको हार गए। फिर उन्होंने जो था अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया, उनको भी हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को दाव पर लगा दिया, उसमें भी वो हार गए। और एंड में उन्होंने अपनी जो थी अपनी वाइफ जो थी द्रौपदी, उसको भी उन्होंने दाव पर लगा दिया, तो उससे भी वो हार गए। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि उस टाइम जो लेडीज़ थी वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, यानी वो एक कॉमोडिटी की तरह, एक चीज़ की तरह, वस्तु की तरह मतलब उसको यूज़ किया जाता था। और बड़े भाई का यहाँ से दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि बड़े भाई का प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर होता था। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता था। यानी अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो पुत्रों के बीच में डिवाइड कर दी जाएगी। और जो सबसे बड़ा पुत्र होगा यानी ज्येष्ठ पुत्र होगा, एल्डर सन होगा, उसको विशेष भाग दिया जाएगा, यानी उसका थोड़ा ज़्यादा शेयर होगा। और लड़की का माँ बाप की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं था। यानी मान लो 5 भाई बहन हैं, 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो बेटों का तो प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा और जो बड़ा पुत्र होगा उसका सबसे ज़्यादा अधिकार होगा। लेकिन जो उनकी बहन है, बेटी है, उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। बेटी को क्या मिलेगा? बेटी की जब शादी होगी, फादर उसको एज ए डॉरी के तौर पे, दहेज के रूप में जो भी उसको गिफ्ट देंगे, बस वही उसको फादर की तरफ से मिला हुआ शेयर होगा। और बेटी को जो शादी के मौके पर जो गिफ्ट मिले हैं उसके ऊपर उसके हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होगा। और हाँ, उसके पुत्रों का अधिकार हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सेकेंडली मनुस्मृति में ये भी कहा गया कि वाइफ जो है यानी स्त्री है, वो अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के बिना जो है वो पैसे जोड़ नहीं सकती, संपत्ति का संचय नहीं कर सकती। यह एक पाप समझा जाएगा। परंतु हमें ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं कि जिसमें इसमें ये क्लियरली कहा गया कि बेटी का कोई शेयर नहीं होगा। लेकिन प्रभावती गुप्त जो कि गुप्त वंश की राजकुमारी थी, उसको उसके पिता ने अपनी संपत्ति में से शेयर दिया था। ऐसे हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है। तो लेकिन ऐसे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उस टाइम सोसाइटी में इक्का दुक्का ही मिलते हैं, यानी बहुत ही कम मिलते हैं। और मेन जो था वो जो ज़मीन था, पशु था, धन था, उसके ऊपर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ण के आधार पर, यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रॉपर्टी में किसका शेयर सबसे ज़्यादा होगा। देखो, हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स थे वो टॉप पर थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे जिसमें सारे राजा सरदार वगैरह आते थे। थर्ड नंबर पे वैश्य आते थे, वैश्य जो बिजनेस क्लास होती है, और फोर्थ नंबर पर शूद्र आते थे।
और हमने पढ़ा था कि शूद्रों का काम जो था इन तीनों की सेवा करना था। तो इस कैटेगरी के आधार पर हम प्रॉपर्टी मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में कौन सबसे रिच होगा, कौन सबसे गरीब होगा। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि शूद्र सबसे नीचे कैटेगरी में हैं तो वो तो गरीब होंगे ही होंगे। इसके बाद वैश्य जो है वो गरीब होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे और फिर जो है वो ब्राह्मण्स होंगे। तो क्षत्रिय तो क्योंकि राजा है तो वो सबसे ज़्यादा रिच होंगे, और जो ब्राह्मण्स हैं वो भी रिच थे। लेकिन हमें सोसाइटी में कुछ ब्राह्मण्स के ऐसे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, उदाहरण मिले हैं जो कि निर्धन थे। जैसे कि कृष्ण भगवान के जो थे फ्रेंड थे सुदामा, जो कि बहुत गरीब थे। इनकी हमें कहानियाँ सभी को ही पता है कि कैसे सुदामा और कृष्ण भगवान की दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप जो है हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है कि कैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा से अपनी दोस्ती निभाई थी। ठीक है, तो ये हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।